हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ का यूज़ करते हुए कनेक्टेड बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे। वहाँ पे कौन सी बॉडी किस पे कितना फोर्स लगा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, कौन सी बॉडी का क्या एक्सीलरेशन होगा, कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। बच्चों, एक अच्छे से एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज यहाँ पर समय बचाने के लिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है। बेटा यहाँ मान लीजिए दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट रखे हुए हैं। बेटा जी यहाँ के अंदर इस पूरे सिस्टम के ऊपर, अभी अंदर क्या है ये आप मत देखो, पूरे सिस्टम के ऊपर F फोर्स लग रहा है, इसको ढकेल रहा, पूरे सिस्टम को इस तरह से पुश कर रहा है। तो बेटा क्या होगा कि डायरेक्ट मैंने जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट उसका प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा, m1 पे, और उसका प्रभाव फिर m1 पे पड़ा, फिर m1 से वो ट्रांसमिट होते होते m2 पर गया। इस फोर्स का कुछ हिस्सा m2 पर पहुंचेगा और यहाँ पर जितना फोर्स m2 पर पहुंचेगा, मैं कहूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, m1 के द्वारा m2 पर लगाया जाने वाला फोर्स क्या है, F1। लेकिन क्योंकि m1 और m2 एक दूसरे से अटैच हैं, उनके बीच में ऐसा तो है नहीं कि m1 m2 के अंदर चला गया या m2 m1 को फोड़कर उसके अंदर चला गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब F1 को इधर से बैलेंस भी किया गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स m1 ने m2 पर लगाया होगा उतना ही फोर्स m2 ने m1 पर भी लगाया होगा। क्योंकि यहाँ के पर्टिकुलर पॉइंट को मैं सोचूं तो रेस्ट में है, कहने का मतलब रेस्ट में होने का मतलब m1 और m2 के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में जितना फोर्स m1 m2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स m2 m1 पर भी लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से समझिए, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा होगा, एक्शन रिएक्शन। F1 अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी यहाँ के अंदर होगा। बच्चों मैंने इसको दिखाने के लिए F1 इधर भी माना, F1 इधर भी, नाम से कुछ नहीं होना है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितना फोर्स मैग्नीट्यूड में इधर लगेगा उतना इधर, आप चाहो नाम बदल भी दो, लेकिन कैलकुलेट करने पर इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ठीक, तो F1 मैंने मैग्नीट्यूड इसका माना तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, F1 रहेगा। मैंने ऐसे दिखा दिया, आप चाहो तो एक को F2 दिखा दो, निकालने पर वही चीज आएगा, बिकॉज F1 इक्वल टू F2। ठीक है, अब यहाँ के अंदर बच्चों मैं बात करूंगा, पहले अंदर कितना कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, इसको निकालने के लिए हमें पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन निकालना होता है। और ये जिस सरफेस पे रखा है बच्चों वो स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है। तो क्या करूंगा, कंप्लीट सिस्टम के लिए मैं न्यूटन जी का सेकेंड लॉ लगाऊंगा, जो कि डिराइव फॉर्म में आता है F इक्वल टू एम ए। थोड़ा सुधार के मैं उसको लिखूं तो मैं लिखूंगा F नेट इक्वल टू एम ए। F नेट इक्वल टू सिग्मा एम लिख दिया क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है। F नेट, अब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना, दैट इज F। नॉर्मल और mg भी होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं वर्टिकल में। बच्चों हॉरिजॉन्टल में केवल एक फोर्स हमारे पास है, दैट इज F, जो कि राइट वर्ड है। यहाँ के अंदर हॉरिजॉन्टल में लगने वाला नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास m1 प्लस m2 इंटू पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। जब m1 चलेगा तो m2 भी चलेगा, पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा। और यहाँ से बच्चों में कॉमन एक्सीलरेशन अगर निकालूंगा तो आ जाएगा F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ध्यान रहे, जब आप सिस्टम पे लॉ लगा रहे हो तो अंदर के फोर्स से कोई मतलब नहीं, ये सब इंटरनल हो गए, वैसे भी इनका नेट इफेक्ट अंदर क्या आना है, जीरो। तो बच्चों ये आ गया कॉमन एक्सीलरेशन। अब मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि m1 ने m2 पर कितना फोर्स लगाया या m2 ने m1 पर कितना फोर्स लगाया, तो बच्चों किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और उसके ऊपर फिर से F नेट इक्वल टू एम ए लगाइए। जैसे मैंने m1 का बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाया है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है सारे जितने भी कांटेक्ट से वो जुड़ा हुआ है सबको बच्चों छुड़ा दीजिए, कांटेक्ट फ्री कर दीजिए बॉडी को, और बॉडी पर कितना
कितना फोर्स लग रहा है उसको आप शो करिए। ध्यान रहे, बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, बॉडी कितना फोर्स अदर बॉडी पे लगा रहा है नहीं, उस जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है ये दिखाना होता है। तो बॉडी पर लगने वाला फोर्स F1 जो मैंने F जो मैंने लगाया है और F1 जो M2 ने M1 पर लगाया है बच्चों, दिस इज F1, मैंने ये वाला F1 दिखाया जो M2 ने M1 पर लगाया, जो बॉडी पर लगा है। बाकी नॉर्मल और mg भी होंगे, चाहो तो उसको भी दिखा लो, नॉर्मल और mg, लेकिन वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर सही पूछे तो मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन ठीक है आप दिमाग में समझ लीजिए, क्योंकि इनको दिखाने ना दिखाने का कोई कैलकुलेशन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो बच्चों यहाँ के अंदर अब मैं इसके ऊपर अगर इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टली ऐसे है तो इस M1 का भी उधर ही होगा और उतना ही होगा। मैं पूरे M1 के लिए लगाने जा रहा हूँ F net इक्वल टू MA, F net along द रिफरेंस डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा कैपिटल F माइनस F1 इक्वल टू M1 इंटू A। बेटा जी यहाँ के अंदर F1 निकालना है, F1 इक्वल टू हो जाएगा F माइनस M1 इंटू A, और इस तरह से ये की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाला था बच्चों ले जाके रखेंगे तो ये के जगह पर आ जाएगा F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और इस तरह से हम सॉल्व करें तो F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, F कॉमन हो जाएगा, और कॉमन करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कुछ यूं मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं जो ऑलरेडी रेगुलर क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं, उसी का रिवीजन करा रहे हैं। बेटा जी यहाँ मान लीजिए ऐसे ही 1 2 3 बॉडीज का कनेक्शन हो, दीज 3 बॉडीज आर अटैच्ड to one another, as you can see M1 is attached to M2, M2 is attached to M3 and an external force F is applying horizontally like this। तो बच्चों इस फोर्स का जो इम्पैक्ट हमारा होगा, जो प्रभाव होगा सीधे M1 पर होगा। इस फोर्स का प्रभाव धीरे धीरे इधर कम होता जाएगा, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर आके ट्रांसमिट होगा और बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे जाएगा। जितने फोर्स M1 M2 को बेटा ढकेलेगा, यूं कह लीजिए पुश करेगा, उतने ही फोर्स से M2 M1 को इधर की ओर फोर्स करेगा, लेफ्ट की ओर फोर्स करेगा। जितनी फोर्स से M2 कह लीजिए या M1 प्लस M2 का सिस्टम कह लीजिए M3 को राइट वर्ड बच्चों इस तरह से पुश करेगा, उतने ही फोर्स से M3 यहाँ पूरे सिस्टम को M2 को कह लीजिए या M1 प्लस M2 को कह लीजिए लेफ्ट वर्ड इस तरह से फोर्स करेगा। तो बच्चों समझने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। जितना फोर्स M1 ने M2 पर लगाया है उतना ही M2 ने M1 पर लगाया है। तो इसको अगर मैं F1 मान रहा हूं तो ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F1 होगा। जितना फोर्स M2 M3 पर लगा रहा है उतना ही फोर्स M3 M2 पर लगाएगा। तो अगर मैं इस फोर्स को F2 मान रहा हूं तो ये भी मैग्नीट्यूड वाइज F2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे पहले से आइडिया है इसलिए इसको मैं F1 मान रहा हूं तो इसको भी F1 ही मान लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है। यहाँ के अंदर बच्चों इसको F2 दिखाया तो इसको भी F2 ही दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सबसे पहले कॉमन एक्सीलरेशन निकालेंगे। कॉमन एक्सीलरेशन निकालने के लिए कंप्लीट सिस्टम लेंगे। कंप्लीट सिस्टम के लिए बच्चों अप्लाई करेंगे F नेट इक्वल टू MA, बल्कि सिग्मा MA कह लीजिए। F नेट का मतलब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है दैट इज कैपिटल F, और बच्चों यहाँ पूरे सिस्टम का मास का मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू क्या हो गया ये। अब बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ के अंदर ये की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया, कॉमन होगा सबके लिए। अब बीच में कौन किस पे फोर्स लगा रहा है उसको निकालने के लिए जो आपको इजी लगे उसका फ्री बॉडी डायग्राम लीजिए और यहाँ F1 और F2 जो फोर्स मैंने दिखाए हैं उसको निकाल देते हैं। बच्चों M3 का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम इन द सेंस बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स एंड वी विल शो ओनली द फोर्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी नॉट बाय द बॉडी। फोर्स दैट वी विल शो हियर दैट शुड बी ऑन दी बॉडी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बॉडी के ऊपर जो इस पूरे सिस्टम के द्वारा फोर्स लगाया गया है दैट इज F2। यहाँ पर नॉर्मल और mg भी होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। बच्चों मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि उससे कोई कैलकुलेशन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं इसके लिए लगाऊंगा F नेट इक्वल टू MA। F नेट का मतलब F2, M का मतलब M3 और ये का मतलब बच्चों यहाँ पर हमारे पास F डिवाइडेड बाई सिग्मा M।
तो हमारे पास आ गए F2 की वैल्यू F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। बच्चों यहाँ के अंदर देखिए, यहाँ फिर मैंने किसका बनाया, M1 का बनाया। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, एक फोर्स M1 पर इस तरह से राइटवर्ड लग रहा है, दूसरा फोर्स इसके ऊपर बच्चों F1 इधर से लग रहा है। मैंने इन दोनों को दिखा दिया। इसका भी एक्सीलरेशन वही होगा जो कॉमन एक्सीलरेशन था। यहाँ के अंदर मैं लगाऊंगा F नेट इक्वल टू MA। F नेट का मतलब बच्चों F माइनस ऑफ F1 इक्वल टू M का मतलब M1, A का मतलब जो भी यहाँ मैंने निकाला था। सारी चीज़ों को रखूंगा तो यहाँ मेरे पास जगह कम था, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है बच्चों। F1 की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी M2 M3 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मैं कॉमन एग्जांपल इस तरह से ले रहा हूँ। अगर आप बच्चों जाओगे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर तो M1 M2 M3 इनकी जगह कोई न्यूमेरिकल डेटा होगा, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम या कुछ और। यहाँ के अंदर फोर्स की कुछ वैल्यू दी होगी तो फटाफट बच्चों बीच के फोर्स निकल जाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चों एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है। इस तरह से 3 बॉडीज 3 ब्लॉक्स होंगे और बीच में स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे। जैसे एक स्ट्रिंग यहाँ कनेक्टेड है 7 kg और 2 kg के बीच में, और बच्चों एक स्ट्रिंग यहाँ कनेक्टेड है 1 kg और 2 kg के बीच में, और किसी एक एंड पर कोई फोर्स लगा के पूरे सिस्टम को खींचा जाएगा। और जनरली ये जो सरफेस देता है वो स्मूथ देता है, फ्रिक्शन वाला होगा तो वहाँ फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ के अंदर जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे, स्मूथ सरफेस है बच्चों, इसका डायरेक्ट प्रभाव 1 kg पे आया। फिर 1 kg की वजह से यहाँ पर रस्सी में ये 1 kg जब खिंचाव इसमें आएगा तो रस्सी यानी स्ट्रिंग में खिंचाव आएगा, इसमें टेंशन फोर्स डेवलप होगा बच्चों। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिंग एक ही है और आइडियली इसको हम मासलेस ही मान रहे हैं, तो जितना टेंशन फोर्स यहाँ डेवलप हुआ उतना यहाँ डेवलप होगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ये वाला ब्लॉक इसको खींच रहा है T1 फोर्स से, तो ये वाला समझ लीजिए इसको खींच रहा है T1 फोर्स से, यहाँ एक्शन रिएक्शन होंगे, ये फोर्स इंटरनल है। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों इसके बीच 2 kg और 7 kg के बीच भी टेंशन आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का पूरा टेंशन सेम होगा। यहाँ पर बच्चों जितना टेंशन फोर्स या यूं कह लीजिए जितने फोर्स से 2 kg 7 kg को बच्चों खींच रहा होगा, उतने ही फोर्स से 7 kg इस सिस्टम को कह लीजिए या 2 kg को कह लीजिए खींच रहा होगा। इसका मतलब T2 यहाँ इसके ऊपर अगर T2 है तो इसके ऊपर भी T2 होगा। 2 kg के ऊपर अगर टेंशन फोर्स T1 है, टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स T1 है, तो बच्चों इसके ऊपर भी T1 फोर्स लग रहा होगा। यहाँ के अंदर इसको हमें सॉल्व करना, T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसमें डेटा बदल बदल के कई बार पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे सिस्टम के लिए लगाते हैं F नेट इक्वल टू MA। पूरे सिस्टम के लिए जब लगाते हैं तो F नेट पूरे सिस्टम को जब हम लेंगे बच्चों तो इनके अंदर क्या फोर्स है उससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर F नेट का मतलब यहाँ हो गया 100, M का मतलब सिग्मा M से है, जो कि यहाँ हो जाएगा 7 + 2 + 1, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया 10 इंटू यहाँ के अंदर क्या आ गया ये। बेटा जी यहाँ पर ये की वैल्यू हो जाएगी 100/10, यानी कि 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गया, जिससे पूरा सिस्टम चल रहा है। ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग है बच्चों इनएक्सटेंसिबल है, उसमें खिंचाव होना नहीं है कि वो बढ़े या घटे। तो बच्चों जितने एक्सीलरेशन से हमारा 1 kg का चलेगा, उतने से 2 का चलेगा, उतने से 7 का चलेगा, उतने से पूरा सिस्टम चलेगा। अब अगर बीच में कोई फोर्स हमें निकालना है तो जैसा कि ट्रेडिशन है यहाँ के अंदर बच्चों हम एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। जैसे हमने 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सारे कॉन्ट्रैक्ट से उसको छुटकारा दे दिया बच्चों। इसके ऊपर डायरेक्ट एक फोर्स देखिए 100 न्यूटन का लगा है और इसके ऊपर दूसरा फोर्स T1 के बराबर लेफ्टवर्ड लगा हुआ है। बाकी नॉर्मल mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आप दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हम क्यों दिखाएंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों कंफ्यूज होने का प्रयास करेंगे, ऐसा कोई लक्ष्य तो है नहीं। तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे F net इक्वल टू MA, दैट मीन्स 100 माइनस ऑफ T1, दैट मीन्स 100 माइनस ऑफ T1 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू ये 1
m का मतलब 1 हो गया 1 kg इंटू a का मतलब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ के अंदर कितना आ रहा था 10, मैंने रख दिया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया m1 m2 m3 की वैल्यू रख दी ताकि और आसानी से आप समझ सको। यहाँ के अंदर बच्चों T1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 90 न्यूटन। सॉल्व करेंगे T1 की वैल्यू 100 - 10 यानी कि 90 न्यूटन के बराबर आ गया। अब देखें, मान लेते हैं T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। बच्चों 100 न्यूटन फोर्स है, इधर से कोई फोर्स है नहीं, तो ये ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर यहाँ 90 न्यूटन आया है, 10 न्यूटन खर्च हुआ है, तो आगे बढ़ के थोड़ा और खर्च होगा, बाकी यहाँ बचेगा। तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, हम ये वाला मुझे आसान लग रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक ही फोर्स है T2, यहाँ के ऊपर बच्चों T2 फोर्स है और इधर तो कोई फोर्स है नहीं, बाकी नॉर्मल mg दिखाने की आवश्यकता यहाँ के अंदर है नहीं। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, F net इक्वल टू ma along the एक्सीलरेशन अगर हम लगाएंगे तो F net का मतलब बच्चों हमारे पास हो गया T2 एक ही है हॉरिजेंटल में, इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी दैट इज 7 और ये की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दैट इज 10। तो यहाँ के अंदर T2 की वैल्यू बच्चों कितना आ गया 70 न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजीली इस तरह से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। कई बार इस तरह के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसे है, एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ मैं फ्रिक्शनलेस मान के चलूँगा, उसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और एक रस्सी एक स्ट्रिंग के सहारे एक फिक्स्ड पुली से होता हुआ इस तरह से हैंगओवर हो रहा है। यहाँ दूसरा ब्लॉक इससे अटैच है। ये जो ब्लॉक है इसको मैंने m1 लिखा और इसका मास मान लिया 4 kg हो, और ये वाला जो ब्लॉक है इसको m2 लिखा और इसका मास मान लिया m2 की वैल्यू कितनी हो 5 kg। तो बच्चों होगा क्या, m1g इसका पूरा का पूरा वेट डाउनवर्ड इस तरह से काम करेगा और जब ये खिंचाव इसके अंदर m1g इस तरह से नीचे की ओर काम करेगा तो रस्सी में खिंचाव आएगा और रस्सी में टेंशन पैदा हो जाएगा। यही टेंशन हर जगह रस्सी में सेम होगा क्योंकि कहीं ब्रेक है नहीं, रस्सी में स्ट्रिंग एक ही है और मासलेस है, तो जितना टेंशन यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ उतना हर जगह। तो बच्चों यहाँ पर टेंशन की वैल्यू यही ट्रांसमिट होके यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स बॉडी पर लगेगा m2 पर और इसको खींचेगा। रहा सवाल और कौन सा फोर्स होगा, तो बच्चों इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इसके वेट का एक कंपोनेंट m2g cos थीटा इस तरह से काम करेगा और इसका एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग m2g sin थीटा इस तरह से लग रहा होगा। बेटा जी यहाँ के अंदर क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल फोर्स m2g cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। और अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग देखूं तो अगर मान लीजिए ये वाला टेंशन फोर्स डोमिनेट किया होगा तो नो डाउट ये बॉडी इधर की ओर मोशन कर रही होगी। मैंने मोशन को यूं माना है, अगर मैंने उल्टा माना होगा तो ऑब्वियसली जो एक्सीलरेशन मैं दिखाऊंगा वो निगेटिव आ जाएगा, बशर्ते ये मान के पहले चल रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम यूं मूव कर रहा हो। तो बच्चों देखिए होगा क्या, यहाँ पर मैं सबसे पहले टेंशन फोर्स इसके अंदर क्या होगा, ये सबसे कॉमन सवाल होता है। कॉमन एक्सीलरेशन यहाँ के अंदर क्या होगा, जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे आएगा उतने ही एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जाएगा। तो देखते हैं कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। 4 kg मास वाली जो बॉडी है जिसको मैंने m1 लिखा है बच्चों, उसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना के दिखाया है। बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज बच्चों लग रहे हैं, m1g उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा और टेंशन फोर्स T अपवर्ड इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा। और अगर ये वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास देखिए इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इसके ऊपर फोर्स लगा है T और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगा है m2g sin थीटा, इसका एक कंपोनेंट। रहा सवाल ये नॉर्मल फोर्स और m2g cos थीटा बैलेंस कर रहे हैं, तो इसको मैं दिखाऊं ना दिखाऊं कोई प्रभाव कैलकुलेशन पे नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं, इसके लिए रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, F net इक्वल टू ma। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो F net इक्वल टू ma का मतलब हो जाएगा F net m1g, एक्सीलरेशन इज द रेफरेंस डायरेक्शन, m1g माइनस ऑफ t इक्वल टू m1 इंटू a। और इस तरह से m1 का मतलब बच्चों हमारे पास हो गया 4, g का मतलब यहाँ मैं 10 ले रहा हूँ, m1 की वैल्यू 4 है, g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, माइनस ऑफ t इक्वल टू m1 का मतलब
4 इंटू ये, यहाँ हो गया 40 माइनस टी इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन मान लिया। सिमिलर इक्वेशन मैं इसके लिए बनाऊंगा, मैं लगाऊंगा एफ नेट इक्वल टू एम ए एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो हमारे पास हो जाएगा टी माइनस हाफ एम टू जी साइन थीटा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा एम टू ए, टी माइनस एम टू जी साइन थीटा, एम टू इन दी सेंस 5, जी इन दी सेंस 10, साइन थीटा मतलब साइन 37 डिग्री, साइन 37 या कॉस 37, टेन 37 के लिए ट्रायंगल मैंने बताया था, याद रखिएगा 37 के सामने का आर्म 1 होगा, बाकी 53 का एंगल बचेगा। बच्चों ये हमारे पास इसके सामने का आर्म 4 होगा और जो हमारा सबसे बड़ा वाला आर्म है हाइपोटेनस वो कितना होगा 5। तो यहाँ हम देखेंगे साइन 37 3/5 आ गया, इसकी जगह 3/5, m2 के जगह पर बच्चों 5 मैंने लिख दिया। ये यहाँ के लिए इक्वेशन बना t माइनस आप 5 से कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो गया इक्वल टू 5। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखते हैं क्या होगा। बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस टी यहाँ प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 40 यहाँ माइनस 30 मिल करके क्या बचा 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे 4 ये प्लस 5 ये, दैट विल बी इक्वल टू 9 ये की वैल्यू कॉमन एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा लक्ष्य है, मान लीजिए एक सवाल तो एक्सीलरेशन ही पूछ लिया जाएगा, दूसरा ये कि कहाँ पे कितना टेंशन होगा, कहाँ पे कितना टेंशन होगा अगर निकालने के लिए हम जाते हैं तो यहाँ के अंदर बच्चों जो सिचुएशन हमारा बनेगा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, जो सिचुएशन यहाँ के अंदर क्रिएट हो रही होगी। देखिए कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैंने पहले को ले लिया, ये हमारे पास है 40 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ये, और ये की वैल्यू मैंने 10/9 निकाला है रख दिया, तो हमारे पास हो जाएगा कैपिटल टी इक्वल टू 40 माइनस ऑफ दिस मच का मतलब 40/9। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 40 कॉमन होगा और यहाँ बचेगा 8/9, 40 इंटू 8/9 यानी कि आंसर मिला 320 डिवाइडेड बाई 9 न्यूटन, वॉट एवर जो भी कैलकुलेट करने पर आ जाए। कैलकुलेट करने का मैं आपको तरीका रिवाइज करा रहा हूँ। बच्चों आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए एक हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस प्लेन है, उसके ऊपर एक बॉडी एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि m2 से दिखाया गया है जिसका वैल्यू 20 kg है। एक स्ट्रिंग यहाँ एक इसके कॉर्नर पर एक फिक्स्ड पुली लगी हुई है, आइडियल पुली, और उसके ऊपर से स्ट्रिंग क्रॉस ओवर होता हुआ हैंग हो रहा है, और इस तरह से एक और ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है जिसका मास 10 kg है। तो बच्चों यहाँ पूछा जाएगा कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, कॉमन एक्सीलरेशन क्या आएगा। इसके लिए आप दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, या आप डायरेक्ट कर लो अगर आपको लगता है आप बिना गलती किए आप बिना अलग से बनाए भी कर सकते हो तो बिल्कुल इसी में देख के आप कर सकते हो, समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लगता हो कि गलती हमसे हो सकती है तो इसको बार बार बना के बच्चों प्रैक्टिस के लिए किया करो। एग्जाम में आप डायरेक्ट भले ही कर दो लेकिन प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो गलतियों से बचोगे। तो यहाँ के अंदर क्या होगा, m2 की, ये बच्चों हमारे पास m2 है, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। m2 के ऊपर एक ही फोर्स है, m2g नीचे लगा, इसके अंदर खिंचाव डेवलप हुआ, टेंशन डेवलप हुआ, यही टेंशन ट्रांसमिट होके यहाँ गया, m2 को खींच रहा है, तो t हॉरिजॉन्टल लगा, बाकी नॉर्मल mg कैंसिल कर रहे होंगे, बनाने की जरूरत है नहीं। जितने एक्सीलरेशन से वर्टिकल पोर्शन डाउनवर्ड आएगा उतने ही एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल पोर्शन भी बच्चों इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ इसे कॉमन एक्सीलरेशन कहेंगे, एक्सीलरेशन इसका इधर की ओर होगा। अगर ये वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं या FBD बनाएं तो यहाँ पर बच्चों इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये m1g इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, और बच्चों यहाँ पर इसके ऊपर टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स इस तरह से लग रहा होगा। वर्टिकल में दो फोर्स m1g डाउनवर्ड और टेंशन फोर्स अपवर्ड। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर ये एक्सीलरेशन जितने से ये m2 आ रहा था उतने से m1 भी डाउनवर्ड आ रहा होगा। मैं दोनों के लिए न्यूटन जी का रूल अप्लाई करूंगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए अगर यहाँ के लिए अप्लाई करूं बच्चों तो क्या आ जाएगा, टी, बाकी कोई फोर्स तो हॉरिजॉन्टल में है नहीं, टी इक्वल टू m2 इंटू ए। m2 की वैल्यू हमारे पास 20 है, मैंने रख दिया। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास अगला सिचुएशन है, यहाँ इसके लिए अगर अप्लाई करें एफ नेट इक्वल टू एम ए, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए।
m1 का मतलब बच्चों 10 kg है, g की वैल्यू भी मैं 10 ले लेता हूँ, माइनस ऑफ t इक्वल टू m1 इन द सेंस 10, और ये हमें पता करना है। बच्चों यहाँ इक्वेशन क्या बना, 10 10 जा 100 हो गया, माइनस ऑफ कैपिटल T इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे बच्चों। अगर ऐसा करेंगे तो प्लस t और माइनस t कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा 100 इक्वल टू 10 ये प्लस 20 ये, दैट मीन्स 30 ये, और इस तरह से बच्चों ये की वैल्यू हमारे पास 100/30 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गया, और ये कहलाएगा कॉमन एक्सीलरेशन। बच्चों कॉमन एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस है। जैसे मैं ये पूरा ये जो है ना दोनों ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग, इसको एक सिस्टम मानूंगा, तो मैं क्या देख रहा हूँ m1g का मतलब 10 टाइम्स ऑफ g यानी 100 न्यूटन हो गया। 100 न्यूटन इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास हो जाएगी 100 न्यूटन। इसको नीचे की ओर खींच रहा है, और इसके अपोजिशन में ये T जो फोर्स है ये इंटरनल हो गया। अगर सिस्टम की बात करें m1 प्लस m2 प्लस स्ट्रिंग, तो ये टेंशन फोर्स जो हमारे पास है इंटरनल हो गया। m1g से खींच रहा, इसका प्रभाव यूं गया, क्या उसके अपोजिशन में कोई फोर्स है, नहीं, इधर फोर्स 0 है। अगर होता तो फ्रिक्शन होता, उसको मैं माइनस करता, तो m1g यहाँ के अंदर बच्चों सीधे सीधे मैं ऐसे लिखूंगा, नेट फोर्स F नेट इक्वल टू सिग्मा m इंटू ये सिस्टम के लिए F नेट, ये मैं ऐसे लूंगा बच्चों 100, क्या 100 के अपोजिशन में कोई यहाँ है, नहीं, बाकी इंटरनल, उन पर ध्यान मत दीजिए, माइनस ऑफ 0 इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास 20 प्लस कितना हो गया 20 प्लस 10 दैट इज 30, और ये हो गया। इस तरह से ये की वैल्यू 100/30 यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 100/30 का मतलब 10/3। देखिए वही वैल्यू यहाँ भी ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट समय बचाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और क्यों नहीं करेंगे जब कम समय में हो जा रहा है। बशर्ते मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आप सीख जाओ। ये मेथड हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन ये हर जगह काम करता है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की बात कर लें, इसको रिकॉल करते हैं। t इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ ये, 20 टाइम्स ऑफ ये, और यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं ना, ये की वैल्यू ला करके रख देते हैं। ये की वैल्यू हमारे पास 10/3 है, रख दिया, हो गया 200/3। यहाँ के अंदर बच्चों इतना न्यूटन, दिस इज द टेंशन फोर्स जो कि हम लोगों ने यहाँ के अंदर फाइंड आउट किया। इस रस्सी में टेंशन फोर्स हर जगह सेम होगा, जो कि आपके सामने मैंने रखा है। बच्चों आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं पुली से। सबसे सिंपल सवाल पुली का जो बनता है, यहाँ एक फिक्स्ड पुली होती है और 2 ब्लॉक यहाँ पर इस तरह से लटक रहे होते हैं किसी स्ट्रिंग के सहारे। तो होता क्या है, एक उसमें कोई ज़्यादा मास वाला होता है, कोई कम मास वाला होता है। अगर यहाँ पर देखें बच्चों तो इसका वेट m1g इस तरह से काम कर रहा होगा, अगले वाले का वेट m2g इस तरह से काम कर रहा होगा। अगर मैं m1 को m2 से ज़्यादा मान रहा हूँ तो बच्चों यहाँ पर ये वेट ज़्यादा ये कम है, तो ये पूरा सिस्टम जो दोनों मास का है इस तरह से पुली के ऊपर क्रॉस ओवर होगा, इस तरह से स्लाइड करेगा। तो बच्चों अब देखते हैं, यहाँ पूछा जाएगा कॉमन एक्सीलरेशन क्या होगा, रस्सी में कितना टेंशन आएगा। मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ तक रस्सी एक ही है और मासलेस मान के चलेंगे आइडियल केस में, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू हर जगह सेम होगी। यहाँ पर टेंशन अगर मैं T दिखा रहा हूँ तो सेम टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स यहाँ पुली पर लगेगा, और यही टेंशन फोर्स यहाँ से ट्रांसमिट होता हुआ यहाँ पहुँचेगा और उतना ही पुली पर फोर्स यहाँ पर लगेगा। सेम टेंशन फोर्स आएगा यहाँ तक और उतना ही टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स m2 पर लग रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर m2 जो हमारे पास है वो उसके ऊपर m2g फोर्स लग रहा है। पूरा सिस्टम इस तरह से चलना है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊंगा बच्चों, इतना निकल कर आएगा। हमारे पास हो जाएगा F नेट इक्वल टू MA के अनुसार F नेट मतलब m1g माइनस ऑफ T इक्वल टू m1, ये हो गया। ब्लॉक 2 के लिए लगाऊंगा बच्चों, ऊपर की ओर जा रहा तो T माइनस m2g इक्वल टू m2 ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं ताकि कैपिटल T कैंसिल हो जाए। तो यहाँ के अंदर ऐड करने पर कैपिटल T कैंसिल हो गया, m1g प्लस m2g, दैट मीन्स यहाँ के अंदर बच्चों
माफ़ करिएगा m1g माइनस m2g हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, g कॉमन हो गया, m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ये। और इस प्रकार से बच्चों कॉमन एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2 इंटू जी। मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये मिला कॉमन एक्सीलरेशन। बच्चों आप चाहो तो समय बचाने के लिए, और यही करना ही आपको, ये तो मैं सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन एक्सीलरेशन के लिए ये देखिए पूरा सिस्टम है, पुली को अभी भूल जाइए। यहाँ पर क्या है, m1g इसको नीचे लाने का प्रयास करा और m2g उसके अपोजिशन में है, तो नेट फोर्स लगा कितना खींचने के डायरेक्शन में, न्यू m1g माइनस m1g और इसके अपोजिशन में m1g खींच रहा है और ये m2g उसका अपोज कर रहा है। तो F नेट के जगह पर हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, m1g माइनस ऑफ m2g, ये F नेट हो गया इक्वल टू m, ये m पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा m1 प्लस m2 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये कॉमन एक्सीलरेशन हो गया। तो इस तरह से बच्चों कॉमन एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 इंटू जी, यहाँ से बच्चों बाहर निकल जाएगा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये देखिए जो मैंने इतना मेहनत करके निकाला है वो एक स्टेप में आपने बड़ी आसानी से निकाल दिया। ठीक है, तो यही रूल आपको एग्जाम में फॉलो करना है, लेकिन लगाते समय ये सभी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपका फायदा होगा। यहाँ पर बच्चों चलते हैं, कोई एक इक्वेशन को रिकॉल करते हैं। जैसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 हाजिर हो आ गया, ये देखिए m1g माइनस कैपिटल T इक्वल टू m1 ये। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कैपिटल T इक्वल टू होगा m1g माइनस ऑफ m1 ये। कैपिटल T की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो m1g माइनस ऑफ m1 ये, और ये के जगह पर ये वाली वैल्यू लाके रख दीजिए। यहाँ के अंदर टेंशन फोर्स की वैल्यू आपको पता चल जाएगी बहुत ईजिली। जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो m1 और m2 के जगह पर बच्चों कोई डेटा दिया होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो इतना ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन फटाफट करते हुए छोटा बनाते जाते हैं और बड़ी आसानी से रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं।